आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज हम 17 अगस्त 2022 को ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में उसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 25 क्वांट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपके आने वाले ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, चाहे NTPC का हो, उन दोनों में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कभी कभी हूबहू क्वेश्चन या उसी पैटर्न पे प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना तो मस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बेसिक से लगाएंगे। तो मैं मान लेता हूं कि अगर पुरुष का अगर मैं M मान लेता हूं और महिलाओं को मैं F मान लेता हूं, तो ये देखिए कह रहा है कि 5 पुरुष यानी 5 मेल और प्लस 6 फीमेल इसको कितने दिन में कर रही हैं, तो इस कार्य को कर रही हैं 6 दिन में। आगे आपसे कह रहा है उसी कार्य को 3 पुरुष यानी 3 मेल प्लस 5 फीमेल कितने दिन में कर रही हैं, तो 9 दिन में कर रही हैं। तो यहाँ से हम मेल और फीमेल का रेशियो निकाल देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कट करेंगे 2 बार, इसको 3 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 3, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 10M और प्लस कितना हो जाएगा 6 दूना के 12F, ये बराबर हो जाएगा 3 3 9M और प्लस 5 3 15F के बराबर हो जाएगा। अब F को एक साइड कर देंगे, M को एक साइड करेंगे, तो ये 10 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा M, और यहाँ पे ये 12 उधर जाएगा, 15 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3F। यानी मेल की इफिशियंसी अगर 3 है तो फीमेल की इफिशियंसी कितनी होगी 1 होगी। यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशियंसी जैसे ही हमें प्राप्त हो गई तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल देंगे। तो चाहे इसमें हम रख दें और चाहे इसमें रख दें, दोनों में से किसी में रख दें तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो रख दीजिए मेल की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 6 का में 6 यानी 15 6 21, और इसमें किसका गुणा था 6 का। तो ये आपका टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा, तो 21 गुणे 6, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। और इस वर्क को कराना किससे है, तो 3 पुरुष और 2 महिलाओं से कराना है। तो पुरुष की इफिशियंसी 3 है तो 3 पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। तो 2 महिलाओं की इफिशियंसी 1 है तो 2 की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 9 2 क्या होगा 11 से हमें कराना है। तो टोटल कार्य है 21 गुणे 6, इसको 11 से कराना है तो कितना दिन लगेगा, तो इतने दिन आपका लगेगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 21 छः कितना होता है 126, और 126 बटा क्या हो जाएगा आपका 11, भाग दे दीजिए। तो 11 का में 11, 1 16, 11 का में 11, 5 हो जाएगा, यानी 11 सही 5 बटा क्या हो जाएगा आपका 11, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है सेकंड में दिया है, दूसरे ऑप्शन में दिया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3x² प्लस 6x और -5 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, ये आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण हमें पता है पिछले पेपर में बताया हूँ कि ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो क्या होंगे द्विघात समीकरण इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है एक विविधकर होता है जिसको हम बोलते हैं b² - 4ac, ये क्या होता है विविधकर होता है। अगर इसकी वैल्यू आपको 0 की इक्वल होती है, इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे। इस कंडीशन में जो मूल होंगे वास्तविक और बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन होती है, ये तो पहली हो गई, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर b² की वैल्यू अगर आपकी 4ac से क्या है बड़ी है, तो इस कंडीशन में जो आपके मूल होंगे वो वास्तविक और असमान होते हैं। इस कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होते हैं। और तीसरी कंडीशन जो होती है इसका अपोजिट, अगर b² की वैल्यू क्या होती है आपकी 4ac से कम होती है, तो इस कंडीशन में जो इसके मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो ये 3 कंडीशन होती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि मूलों की प्रवृत्ति, तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ से हम निकाल देंगे b² - 4ac। तो b क्या है आपका, b है आपका x का कोफिशिएंट यानी 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और -4ac, तो 4ac आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू a जो है वो x² का कोफिशिएंट है जो कि 3 इसमें दिया है, और c क्या है आपका ये जो कांस्टेंट जो है यानी -5 हो जाएगा। तो कर लीजिए आपका, तो ये हो जाएगा 36, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 4 3 12 25 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा।
यानी जो आंसर आ रहा है आपका वो 0 से अधिक आ रहा है। तो मैंने दूसरी वाली कंडीशन बताई है कि अगर b² और -4ac अगर इसका मान अगर आपका 0 से अधिक आता है तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, मूल क्या होंगे आपके, वास्तविक और असमान होंगे। तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो 4 से विभाज्यता का नियम मैं अपने चैनल पे करा चुका हूँ। इसमें होता क्या है कि या तो इकाई या तो दहाई, इन दोनों के स्थान पर या तो आपका 0 हो, या इन दोनों से बनी जो संख्या होगी वो क्या होगी आपकी 4 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए 5 8 3 0 0 है, या 5 8 3 और ये मान लीजिए 4 4 है। इसके इकाई और दहाई के स्थान पे 0 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से आपकी विभाजित होगी। इसमें अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो इकाई दहाई से बनी संख्या क्या है, 44 है, और 44 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े इन तीनों के स्थान पे 0 हो, या तो इन तीनों से जो बनी संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए, 8 से आपकी विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या क्या हो सकती है, 8 से विभाजित हो सकती है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो 4 से चेक करेंगे तो 42 आपका 4 से नहीं कटेगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा देखिए लास्ट में इसके भी 42 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा। 24 कट सकता है तो ये हो सकता है। नीचे वाले को चेक करते हैं तो 82 आपका 4 से नहीं कटेगा, 80 कट सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा वहीं जो होगा वो 4 से विभाजित होगा। तो आगे हम 8 का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 4 से विभाजित करने पे भी हमें करेक्ट आंसर मिल जा रहा है तो मैं 8 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई 2 ऑप्शन आ जाते जो कि 4 से विभाजित हो सकते थे तो उस कंडीशन में हमें 8 से चेक करना पड़ता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी। तो मैं पिता का मैं मान लेता हूँ ये फादर है और ये सन है। तो 14 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी, 3 गुनी थी, यानी कि पिता की अगर 3 थी तो उसके बेटे की कितनी थी, 1 थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो वर्तमान में अगर पिता की आयु 2 है तो उसके बेटे की आयु कितनी है, आपकी 1 है। लेकिन इनके बीच में गैप कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 14 साल का गैप हो गया। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया है। तो मैं आपसे क्वेश्चन बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे कराया, उसमें मैं बताया हूँ कि जो एज गैप होता है वो साल या समय जितना भी अगर बढ़ जाए लेकिन ये एज गैप बदलता नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर गैप देखा जाए तो ये 3 और 1, ये 2 का गैप है। ठीक है, और इसमें गैप कितना है, तो इसमें गैप 1 का है। तो इस गैप को हम क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे। तो ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी इस पूरे जो अनुपात में क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 2 से आप गुणा करेंगे तो ये नया अनुपात जो बन के आएगा वो कितना बन के आ जाएगा, तो 2 दूना के 4 और अनुपात क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए इसके बीच का गैप 2 है और ऊपर भी 2 गैप है। ठीक है, तो जैसे ही गैप बराबर हो गया तो हम देख क्या रहे हैं कि 3 से 4 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है ये, तो ये बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है कि कितने साल बढ़ रहा है, तो 14 साल बढ़ रहा है, यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 14 वर्ष दे दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ये है आपका, इसका योग करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 14 गुणे क्या हो जाएगी, 6। तो 14 6 का क्या हो जाएगा, 84। तो 84 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि उनके लाभों का अनुपात आपको दिया है 5:4:7, तो उनके द्वारा संबंधित निवेशों का जो है वो अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो साझेदारी के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो लाभ होता है वो आपको जितना रुपया आपने लगाया है और जितने समय के लिए लगाया है उन दोनों के प्रोडक्ट के अनुपात में उसको बांटा जाता है, जो भी पैसा बांटा जाता है। तो चूंकि ए, बी, सी का यहाँ पे निवेश नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि ए का निवेश है ए, और कितने महीने के लिए यूज कर रहा है, तो 6 महीने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ए × 6 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा आपका
बी जो है वो कितने महीने के लिए यूज कर रहा है, 12 महीने के लिए, तो बी इंटू क्या हो जाएगा 12, अनुपात हो जाएगा इसका, सी कह रहा है कितने महीने के लिए 14, तो सी इंटू क्या हो जाएगा 14। तो ये उसके क्या हो गया, लाभ का अनुपात निकल के आ गया उन्होंने। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है कि जो लाभ का अनुपात है वो कितना दिया है आपको, वो दिया है आपका 5:4 अनुपात कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ से कंपेयर हम करेंगे तो a इंटू 6 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो किसके बराबर आनी चाहिए, 5 के बराबर आनी चाहिए। 12 इंटू बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, और सी इंटू 14 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 7 के। तो हम कर देते हैं बराबर, तो a इंटू जो 6 होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी, 5/6 निकल के आ जाएगी। b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो b इंटू जो 12 है वो बराबर होना चाहिए 4 के। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाए, 4/12 यानी 1/3 निकल के आ जाए। और यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो c इंटू 14 बराबर होना चाहिए 7 के। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/14 यानी कि 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो उनकी राशियों में जो है वो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात निकाल लीजिए। तो a अनुपात b अनुपात क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/6 अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3 अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 3 और 2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2, 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 का 3। यानी अनुपात क्या निकल के आएगा उनके निवेशों में, 5:2:3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, थर्ड में दिया। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक अप्रोच था। आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पे हमें दिया है कि ये जो अनुपात है वो उनके लाभ का अनुपात है, और क्वेश्चन में उसके लाभ का अनुपात दिया है 5:4:7 दिया है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के देख लीजिए। तो अगर हम a की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 जो है वो 5 का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 6 दूना के 12, ये भी 5 का फैक्टर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो ये भी रखेंगे तो ये भी 5 का फैक्टर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर a की वैल्यू 5 रखेंगे तो आपका 30 आएगा, 30 जो कि 5 का फैक्टर है, तो ये हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला है वहीं इसको फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन के थ्रू भी इसका आंसर हम निकाल सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, दोनों में से किसी में भी आप कर सकते हैं। तो पहले मैं यानी कि आरोही में कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो लिख लेता हूँ मैं, 11 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद से छोटा क्या दिख रहा है, तो 16, 15, 15 दिख रहा है, तो 15 लिख लिया। फिर 15 के बाद से क्या दिख रहा है, 16, 16 लिख लिया। फिर 17 दिख रहा है, तो 17 लिख लिया। फिर क्या दिख रहा है आपको, 18 दिख रहा है, तो 18 हो गया। फिर आपको क्या दिख रहा है, 22 दिख रहा है, तो 22 हो गया। उसके बाद से 33 दिख रहा है, 33 हो गया। फिर 51 दिख रहा है, तो 51 लिख लिया। फिर आपका 71 दिख रहा है, तो 71 लिख लिया। और लास्ट वाला क्या बचा है, 75, तो 75 हो गया। ठीक है, अगर हम काउंट करें तो ये आपका आ जाएगा 3, 3, 6 और 3, 9 और एक क्या आ जाए 10। हमने कितना लिखा, 3, 3, 6, 3, 9 और एक 10। ठीक है, यहाँ पे पदों की संख्या जो n है वो क्या है आपका 10 है, जो कि क्या है आपका इवन है। क्या है, इवन यानी कि सम है। तो मैं बताया था कि जब माध्यिका निकालनी होती है और पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका को अगर हम m से लिखते हैं तो ये होता है n/2 वां पद, और प्लस हो जाता है n/2 + 1 वां पद, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता है। तो रख लेते हैं। तो n/2 यानी कि n का मान है 10, 10/2 यानी कि 5वां पद। तो 5वां पद क्या है आपका 18 है, और 6वां पद क्या है आपका, तो वो है 22 है। दोनों को जोड़ लीजिए, तो 18 + 22 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 20। यानी दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या हो जाएगी 20, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, चौथे में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेशित
एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 से 5 वर्षों में 2000 हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की जो दर है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए 2 वर्षों में धनराशि हो रही है आपकी 1250 हो रही है। ठीक है, और 5 वर्षों में धनराशि क्या हो जा रही है, 2000 हो रही है। यानी कि 3 वर्षों में इस पर कितना ब्याज लग रहा है, तो हम इसका अंतर निकाल देंगे। तो अंतर हम जब निकालेंगे तो 3 वर्षों का क्या हो जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 2000 में से अगर 1250 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 20, यानी कि 750 रुपया ब्याज इस पे लग गया। कितने सालों का ब्याज लग रहा है, तो ये लग रहा है आपको 3 सालों का ब्याज लग रहा है। 1 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 750 में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो 25 या 75, यानी कितना आ जाएगा, 250 रुपये 1 साल का ब्याज लगेगा। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल का ब्याज इसका दोगुना करेंगे, तो 250 को दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 500 रुपये ब्याज लग रहा है 2 साल का। ठीक है, और कह रहा है कि धनराशि जो हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है आपको, 1250 रुपये हो जा रही है। तो 1250 हो जा रही है और इस पे ब्याज कितना लग रहा है, इस पे 500 रुपया ब्याज लग रहा है। तो धनराशि कितनी होगी, तो इसमें से घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी 750 रुपये की क्या हो गई, धनराशि हो गई। तो बस निकाल देते हैं कि रेट किस रेट से बढ़ रहा है। तो हमें पता है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन आपका 750 हम निकाल दिए हैं, दर आपका पूछ रहा है, समय आपका 2 साल में इतना हो जा रहा है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये, इसको 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 50 बढ़ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 आ जाएगा। यानी आर का मान क्या निकल के आ गया, 500/15। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 5 से कट करेंगे तो 100 बटा क्या हो जाएगा, 3। और 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3, यानी 33.33%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। यानी कि पहला वाला जो भाग है वो दूसरे वाले भाग से क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, तो 52 अधिक है। तो पूछ आपसे रहा है कि दूसरे जो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करिए कि जो 892 है उसमें से जितना भाग कम या अधिक है उसको घटा दीजिए। तो 52 कम है तो 52 को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 840 हो गया। अब बस इसको क्या करिए कि 2 बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। तो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 4 2 0, यानी कि कम वाला जो भाग है उसमें कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 420 पृष्ठ हो जाएंगे। और अगर अधिक वाला यहाँ पे पूछता तो देखिए 420 तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया था, 52 को पहले ही हटा दिया था, तो बस इसमें 52 जोड़ देंगे। तो अगर अधिक वाले पृष्ठ की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 472 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एकदम कम से कम समय में आप लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइन स्क्वायर 22 अंश प्लस साइन स्क्वायर 68 अंश और कॉस स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 57 अंश का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है, हम एक फार्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होता है 1 के होता है। ठीक है, अगर कॉस थीटा जो है वो आपके, और यहाँ से एक और रूल हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है कॉस 90 माइनस क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। ये एक और रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले को अगर हम देखा जाए तो साइन स्क्वायर 22 अंश है प्लस इस साइन स्क्वायर 68 अंश को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 22 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि इस वाले अगर फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इस 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, और 90 में से अगर 68 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 22 हो जाएगा। बस मैंने क्या लिख दिया कि साइन 68 की जगह पे क्या लिख दिया, कॉस 22। अब ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। और उसी तरह क्या हो जाएगी, ये 33 है और ये 57 है, इनको भी जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1। यानी इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी की क्या है, दोगुनी है। बी की आय सी की क्या है, 1/3 के बराबर है।
ए बी और सी की आयु का योग दिया है आपको 42 वर्ष दिया है, तो पूछ रहा है ए और बी की आयु का योगफल कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं। तो ए और बी का जो आयु का अनुपात दिया है, ये अगर ए 2 है तो बी क्या है आपका 1 है, क्योंकि बी की आयु का 2 गुना है। और जो बी है और सी का जो अनुपात दिया है कि सी की आयु के 1/3 के बराबर है, तो सी का अगर 3 है तो बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से ए बी और सी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 2:1:3 निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इसी को एक्चुअल वैल्यू मानूं तो इन तीनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 1 3 और 3 6 के बराबर हो जाएगा। 106 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 42 वर्ष दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 7 निकल के आ जाएगी। और आपसे पूछ रहा है कि ए और बी की आयु का योग, तो ए और बी की आयु का योग कितना है 2 + 1 3, 3 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का 7 है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 7 3 21, यानी 21 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 4 में दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चार्ट जिसमें PQRS नाम के 5 सेल्समैन हैं, उनके द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। और पूछ रहा है कि सभी 5 जो सेल्समैन हैं उनके द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि क्यू में हम देख रहे हैं कि क्यू ने कितना बेचा है 165 बेचा है, तो 165 का पूछ रहा है किससे, इस टोटल से जो कि PQRS और T इनके द्वारा बेचा गया है, इनसे इसका प्रतिशत पूछ रहा है। और इन सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं तो 120 111 136 165 और 128 इन पाँचों को जोड़ना है। तो 1 6 1 7 7 5 12 12 8 कितना हो जाएगा 20, 2 कैरी हो जाएगा 4 5 3 8 6 14 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 1 और ये 5 और 1 6 660 हो जाएगा। इंटू प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 3 दूना के 6 और 3 5 15 और 1 15 3 5 15। 11 से कट करेंगे 2 बार, 11 से कट करेंगे 5 बार और इसको 2 से कट करेंगे तो 5, तो ऊपर क्या बचा 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा 25% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है दूसरे में दिया, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा जो अर्जित लाभ है उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पे हुई प्रतिशत हानि के क्या है बराबर है। तो पूछ रहा है कि अगर वह वस्तु 10% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि ये वस्तु का क्या है आपका CP है, ये आपका क्या है लागत मूल्य है। तो जब वो 1500 में बेच रहा वस्तु को, तो जितना उसको हानि हो रहा है उतना ही 1920 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यानी इन दोनों के जो रुपए में अंतर है वो कितना अंतर है, तो घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 420 रुपये का अंतर है। इसका मतलब इसका अगर आधा करेंगे तो 420 का आधा कितना हो जाएगा 210, यानी कि 210 रुपया अधिक पे इधर बेच रहा होगा और 210 रुपया कम पे क्या हो रहा है इधर बेच रहा होगा। तो आपसे CP पूछ रहा है, तो या तो आप 1500 में 210 जोड़ दीजिए या 1920 में आप 210 घटा दीजिए, आपका CP निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपका CP जो निकल के आ जाएगा, तो 1500 में 210 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 2 17, यानी 1710 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ये CP निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 10% के लाभ के अर्जित करने पे बेचना है, तो निकाल देते हैं। तो 1710 का 10% लाभ मतलब क्या हो गया 11/10 हो जाएगा। ये आपका 0 से 0 कट गया, 171 में 11 का गुणा करें कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 और 1, यानी कि 1881 इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपका तीसरा दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.424 इसको P/Q के फॉर्म में आपको लिखना है, और जहाँ पे P और Q क्या है पूर्णांक है।
तो हम इसको लिखते हैं। इसका ट्रिक मैं बता चुका हूँ। अगर आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या होती है कि हम पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं। तो पूरा नंबर आपका क्या है, 424 है, तो हमने 424 लिख दिया। इसमें से हम घटा देते हैं जिस नंबर पे बार नहीं है। तो सिर्फ एक नंबर 4 पे बार नहीं है तो 4 को हम घटा देंगे। और नीचे क्या लिखते हैं, जितने पे बार है उसको हम उतनी बार 9 लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं है उसके स्थान पे 0 लिख देते हैं। तो दो संख्याओं के स्थान पे बार है तो इसलिए 99 लिख दिया। एक संख्या पे बार नहीं है, इसका मतलब 0 रख दिया। ये क्या हो जाएगी, वो संख्या का p/q फॉर्म हो जाएगी। तो हम निकाल देते हैं इसको सॉल्व करके। तो 424 में से 4 घटाएंगे 420 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 990 हो जाएगा। यहाँ से 0 कट गया, 3 से कट करेंगे, 3 का में 3, 3 चौको 12, और इसको 3 से कट करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9, यानी आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 14/33 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तीसरे में है। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले वर्ष रंजन का जो मासिक वेतन है वो 34,500 था, और इस वर्ष उसका जो मासिक वेतन है वो 38,640 हो गया है। तो पूछ रहा है कि पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पिछले जो मासिक उसका वेतन था वो था 34,500। अब जो उसका मासिक वेतन है वो क्या है, 38,640 है। दोनों के बीच अंतर कितना है रुपये में, तो घटा देंगे। तो आपका ये 40 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 4,140 रुपये का क्या है, उसके मासिक वेतन में अंतर है। और कितने पे अंतर है, तो पिछले वर्ष की तुलना में पूछ रहा है वृद्धि ना, तो इस वर्ष के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, और पिछले वर्ष की तुलना में, शब्द यहाँ पे में पिछले वर्ष से जुड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, पिछला वर्ष का उसका वेतन है 34,500, और प्रतिशत में पूछ रहा है, बस 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट करेंगे 6, 4 45 9, 5 से कट करेंगे 8, 1 14, 2 40, 8 बार जाएगा, 5 8 40। अब 3 से कट करेंगे, 3 दूना के 6, 3 से कट करेंगे 2, 22 21, 3 7 21, 18, 3 6 के 18। अब 23 से कट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या है, सारे पूर्णांक में है, इसका मतलब ये जो संख्या होगी वो 23 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो 23 से कट गए, 23 का में 23, और 4 46, 23 दूना के 46, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 12% की, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 12%। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 संख्याओं का माध्य आपको 42 पाया गया। बाद में पता चला कि 47 को गलती से क्या लिख दिया है, 41 लिख दिया है। तो कह रहा है कि जो नई संख्याओं का जो सही माध्य है वो आपको बताना है दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि 36 संख्याओं का जो माध्य है वो आपका 42 दिया है, लेकिन उसने गलती क्या की है कि 47 की जगह पे क्या उसने लिख दिया है, 41 लिख दिया है। तो अगर 47 की जगह पे उसने 41 लिख दिया है, इसका मतलब कितना उसने कम लिखा है, तो कम उसने लिखा है, 6 अंक कम लिखा है। और ये जो 6 अंक है वो कितने संख्याओं में बटेगा, तो 36 में बटेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। 6 का में 6, 4 40, यानी 6 6 ऐसे करके आएगा। या मैं इसको अप्रोक्सीमेट में क्या लिख सकता हूँ, 0.17 लिख सकता हूँ। तो देखिए पहले जो माध्य आ रहा था 42, वो 42 ना हो के 0.17 अधिक आना चाहिए। तो राइट जो माध्य होगा वो कितना हो जाएगा, 42.17 हो जाएगा। ये सही माध्य होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 1 में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो टंकी बेलनाकार है, और बेलन का आयतन हमें पता है क्या होता है, πr² × h होता है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू दिया है 7 मीटर, तो 7 × 7 स्क्वायर हो जाएगा। और h ऊंचाई दिया कितने की ऊंचाई है, 20 मीटर की। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 7 से 7 कट जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका
तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14 140, यानी 22 गुणे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0, 14 दूना 28, 2 14 दूना का 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, यानी 3080 क्या हो जाएगा मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा पानी की मात्रा हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, चौथा में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ग्राफ तालिका दिया है जिसमें 3 परीक्षाएं हैं, परीक्षा 1, परीक्षा 2 और परीक्षा 3 में व्यक्ति ABC द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि यदि परीक्षा 1, परीक्षा 2 दोनों में जो पूर्णांक है वो कितने नंबर का है, 80 नंबर का है, और जो परीक्षा 3 है उसमें जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। तो कह रहा है कि सभी 3 परीक्षाओं में प्रदर्शन को देखते हुए A ने C से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो पूरा पूर्णांक अगर निकाल लेंगे तो 80 इसमें टेस्ट 1 में 80, टेस्ट 2 में 80 और टेस्ट 3 में कितने हैं 100 नंबर है। तो टोटल जो पूर्णांक हो जाएगा कितना हो जाएगा 80, 160 और 100 जोड़ेंगे तो 260, यानी टोटल ये क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, और मैं देख ले रहा हूँ कि A C से कितने अंक अधिक पाया है। तो पहले में A क्या है 45 नंबर पाया है, ठीक है, और यहाँ पे C क्या है 40 पाया जाए, तो 5 अधिक इसमें हो गया इसका। यहाँ पे 50 पाया, यहाँ 45 पाया, तो 5 अधिक इसमें हो गया, और इसमें 75 पाया, उसमें कितना 65 पाया है, यानी 10 अधिक ये हो गया। तो टोटल कितने नंबर अधिक पा रहा है, तो 5 5 10 और 10 20, तो 20 नंबर अधिक पा रहा है। और कितने पे पा रहा है, तो 260 पे हमें निकालना है। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से क्या कर दीजिए बस गुणा कर दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे 13 बढ़ जाएगा, और 100/13 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दशमलव में पूछ रहा है तो 13 6 78, 13 7 91, 7 बार सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में दिया है 4 में गया, 7 बार भाग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.69% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का क्यूब होता है 729 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जोड़ दीजिए दोनों को, तो 9 4 13, लास्ट में 3 आना चाहिए, लास्ट में 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 793 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गोले का आयतन आपको 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो गोले का व्यास आपको निकालना है। तो हमें पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, और ये किसके बराबर दिया है, तो ये 36 पाई के बराबर दिया है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 4/3 r क्यूब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 36 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से r क्यूब का मान इस 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 × 36 और बटा कितना हो जाएगा इस 4 का इधर भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे कितनी हो जाएगा 9, और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा r क्यूब की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 27। यहाँ से r का मान क्या निकल के आ जाएगा 3, और आपसे व्यास पूछ रहा है तो व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या, और त्रिज्या का मान 3 आ गया है, तो 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा आंसर 6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2 में दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इक्वेशन दिया है 3x² - 13x + 6 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हम लिख लेते हैं ax² + bx + c = 0। इसके मूलों के गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है c/a होता है। ठीक है, और मूलों के योगफल के लिए फॉर्मूला होता है, योगफल के लिए वो होता है -b/a होता है, -b/a होता है, ये योगफल के लिए होता है, और ये क्या होता है गुणनफल के लिए होता है। तो c मतलब होता है कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 6/a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 6/3 इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर निकल गया है 2, यानी कि मूलों का गुणनफल क्या निकल के आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 3 में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसमें इसको छूट प्रतिशत सबसे ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो 5 वस्तु खरीद रहा है तो 3 वस्तु मुफ्त पा रहा है, यानी 3 की छूट किस पे मिल रहा है, 8 पे। तो इसको परसेंटेज में बदल लीजिए तो 100 हो जाएगा। 1/8 का मान होता है 12.5%। अब 12.5 का 3 में गुणा करेंगे तो 12×3 = 36 हो जाएगा, 5×3 = 15, यानी 36.51% की छूट हो जाएगी पहले पे। दूसरे पे कह रहा है कि 5 की खरीद पे 6 पा रहे हैं, यानी 1 की छूट पा रही है कितने पे, 6 पे। तो 100 पे पूछ रहा है तो 100 से कर दीजिए। तो 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16×6 = 96, 6×6 = 4, यानी 16.67% ही आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि 10 और 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो 10 और 5% की क्रमिक छूट का मतलब क्या है, तो इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला लगा देंगे। तो 10 5 क्या हो जाएगा, 15, और माइनस 10 में 5 का गुणा करेंगे 50, और 50/100 यानी कि 0.5 हो जाएगा ये। और 15 में से 0.5 घटाएंगे तो 14.5% की छूट। तो सबसे ज़्यादा छूट किस पे मिल रहा है, यानी योजना पहली वाली उसमें सबसे ज़्यादा छूट मिल रहा है, जो कि ग्राहकों के लिए सबसे सर्वाधिक लाभकारी योजना होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, योजना 1 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48, 72 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समापन 576 दिया है। तो नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान होगा। ठीक है, तो देखिए 48 को हम लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं, तो 8×6 = 48, 16×32, 16×3 = 48, यानी कि 2×4 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 72 को क्या लिख सकते हैं, तो 9×8 = 72, यानी 2 का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम जो इसका दिया है 576, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका वो कर देते हैं। तो 9 से कट कर दीजिए तो 9×6 = 54, और 3×36, 9×4 = 36, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2×6 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। यानी कि जो तीसरी संख्या x है उसमें देखिए यहाँ पे 2×4 है, यहाँ पे 2×3 है, यानी कि अगर एलसीएम 576 लाना है तो हमें 2×6 तो क्या होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, क्योंकि 2×6 होगा तभी, क्योंकि 576 में 2 मैक्सिमम 2×6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो मैक्सिमम 4 ही आ रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2×6 लेना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया है, तो हम 3 लें या ना लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 2×6 अगर मैं करूँगा तो 64, तो 64 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, हमें इसके साथ 3 लेना पड़ेगा। तो 3 ले लेंगे, तो 2×6 का मतलब होता है 64, और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 4×3 = 12, और 6×3 = 18, 1 9, यानी आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 192, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 3 में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6124.8 गुणे 625.5 गुणे 0.0043 का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन पे एक नज़र हम डालें तो सारे ऑप्शन यानी वैल्यू बस यही सेम दिया है, बस दशमलव को इधर उधर कर दिया है। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दशमलव कितने स्थान पे है। तो यहाँ पे 1 स्थान पे है, ये 2 स्थान हो गया, और यहाँ पे 4 स्थान पे है, तो 4 2 6 स्थान पे दशमलव होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कि 6 स्थान पे दशमलव किस में है। तो 4 स्थान इसमें हो गया, 4 2 6 स्थान हो गया, तो 6 तो यहीं पे पूरा हो गया, और 3 यहाँ पे है, तो ये 6 से अधिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4 2 6 हो गया यहीं पे, इससे अधिक हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, और 2 5 हो गया, 5 स्थान पे दशमलव है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है उसमें 6 स्थान पे दशमलव है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, यानी 6 स्थान पे दशमलव है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यंजक दिया गया है इसका विस्तारित रूप यानी एक्सपेंड करने के बाद से क्या आएगा, वो हमसे पूछ रहा है।
तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है, बस इसी की वैल्यू रख देंगे। तो a की जगह पे 3a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर। b की जगह पे है -4b, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16b स्क्वायर हो जाएगा। c की जगह पे है -2c, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4 c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे 3a, b की जगह पे -4b, तो 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूना के 6 चौको 24ab हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2bc, b ये है और c ये है, तो दोनों के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 दूना के 8 दूना के क्या हो जाएगा 16 bc हो जाएगा। और क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका सी ए लिखना है तो 2ca, तो c ये हो गया, a ये हो गया, तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। तो 3 दूना के 6 और 6 दूना के क्या हो जाएगा 12ca हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं। तो लास्ट में आपके 12ca है, तो 12ca सिर्फ और सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में है माइनस में, तो ये इसका क्या हो जाएगा पहला वाला जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं, मान लीजिए 3 समांतर रेखाएं हैं, इनको 2 तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेदित करते हैं, मान लीजिए ऐसे करती हैं, तो कह रहा है कि पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड, अंतःखंड मतलब ये वाले जो अंतःखंड बन हो रहा है, ये जो अंतःखंड हो रहा है, इसका अनुपात आपको दिया है 3:4 दिया है। तो दूसरी रेखा द्वारा निर्मित ये जो अंतःखंड हो रहा है, इसका आपसे अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी अनुपात वही होगा जो पहली वाली तिर्यक रेखा द्वारा जो अंतःखंड का अनुपात होगा। क्योंकि यहाँ पे एक प्रमेय होती है, वो होती है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यही कहती है कि जब दो समांतर रेखाओं को, जब 2 या 2 से अधिक तिर्यक रेखाएं काटती हैं, तो जो उनके द्वारा अंतःखंडों का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है। ये एक प्रमेय है जिसका नाम होता है थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। तो ये उसी प्रमेय के आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 25 जो क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, जो कि मैथ सेक्शन से पूछे गए थे, हमने कर लिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।